नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कमलेश्वर के प्रसिद्ध उपन्यास काली आंधी। काली आंधी उपन्यास की जो अंतर्वस्तु है, हम उस पर आज बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि काफ़ी चर्चित उपन्यास में शामिल है और इस पर फिल्म बनी थी आंधी, वो भी एक सफल फिल्म के रूप में शुमार है। काली आंधी उपन्यास की अंतर्वस्तु कला सृजन अथवा रचना प्रक्रिया का आरंभ बिंदु है सृजन प्रेरणा अथवा सृजनेच्छा। इस सृजन प्रेरणा अथवा सृजनेच्छा का आविर्भाव अनेक प्रकार से होता पाया गया है। सामान्य जीवन के मध्य अचानक कोई एक घटना, एक भावना, एक दृश्य अथवा एक प्रत्यय इस आविर्भाव का माध्यम बन जाता है और बहुधा यह सत्य अपने आप में कोई विराट अथवा विस्तृत नहीं होता, तथापि वह अचानक बिजली की तरह कौंध कर लेखक के मनस को झंझना जाता है और लेखक के मन में एक उपन्यास अथवा उसका प्रारंभ बिंदु उभर आता है। अपने उपन्यासों की चर्चा करते हुए विख्यात उपन्यासकार हेनरी जेम्स ने लिखा है, यह बड़ा रोचक सत्य है कि एक स्फुट सुझाव, एक विचरते शब्द, एक अस्पष्ट गूंज स्पर्श मात्र से उपन्यासकार की कल्पना उद्बुद्ध होती है, मानो कोई तीक्ष्ण सुई चुभ गई हो। उसका गुण उसकी सुई सदृश तीक्ष्णता में निहित होता है, सूक्ष्म रूप में भेद सकने की शक्ति में शामिल होता है। हमारा विषय मात्र एक दाने में होता है, सत्य के, सौंदर्य के, यथार्थ में, एक ऐसे कण में जो सामान्य चक्षु को कदाचित ही दिखलाई दे। अपनी विकास यात्रा में उपन्यास ने शैली, शिल्प और सांचे को लेकर अनेक प्रयोग किए हैं, लेकिन इन प्रयोगों की सार्थकता को हमेशा ही उसकी अंतर्वस्तु के संदर्भ में स्वीकारा गया है। संपूर्ण विश्व परिदृश्य में उपन्यास का मूल ढांचा उसके जन्म के पश्चात लगभग एक जैसा रहा है, लेकिन हर कहीं अपने विशिष्ट समाज की अंतर्वस्तु के कारण ही वह एक रूपता से बसता रहा है। उसकी यह अंतर्वस्तु ही उसके ढांचे को भी निर्धारित और प्रभावित करती है। स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास के शिल्प में भी अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जिसके मूल में निरंतर बदलते हुए जीवन मूल्य और उपन्यास के प्रति उपन्यासकार का विकासमान दृष्टिकोण भावनात्मक आधार को छोड़कर बौद्धिक धरातल को दृढ़ता से पकड़ते चलता रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि उपन्यासकार अपनी रचना को प्रभावोत्पादक बनाने के बजाय स्वाभाविक और विश्वसनीय बनाने की ओर प्रवृत्त हुआ। कोरी भावुकता की जगह दृढ़ वैज्ञानिक आधार ने ग्रहण किया। उपन्यासकार यह प्रयत्न करने लगा कि वह भी सृष्टा की तरह अपनी सृष्टि में, अपनी रचना में महसूस चाहे सर्वत्र किया जाए, किंतु दिखे कहीं नहीं। उपन्यास के कथानक पर इस प्रवृत्ति का सीधा प्रभाव पड़ा। उपन्यासकार को कथा के सृजन तक ही सीमित रखने लगा और अपने कथन, नैरेशन का भार पात्रों पर डालने लगा। फलतः उपन्यास के धरातल से लेखक का वह चिरपरिचित रूप लुप्त होने लगा, जिसमें वह सर्वव्यापी और सर्वज्ञ बनकर प्रत्येक व्यक्ति और स्थिति का बायाभ्यंतरिक चित्रण करता हुआ इतिहासकार की शैली में कथा के बिखरे सूत्रों में तारतम्य बिठाता टूटी कड़ियों को जोड़ता जाता था। उपन्यास समकालीन जीवन और व्यवहार का यथार्थ चित्र है। वह आधुनिक जीवन की विशिष्टताओं का प्रतिनिधि है। वस्तुतः मानव संबंधी उपन्यास की नींव है और इन भारतीय संबंधों में नारी पुरुष संबंध प्रमुख है। सृजन के मूल में युगीन परिस्थितियों और परिवेश की विशेष भूमिका रहती है। प्रत्येक रचनाकार युगीन संदर्भों से होकर गुजरता है, इसलिए अपनी परंपरा एवं परिवेश से जो अनुभूतियां वह अर्जित करता है, कालांतर में उन्हें ही वह अभिव्यक्ति का माध्यम बना लेता है। यह परिवेश इस रचनाकार का बाह्य जगत भी होता है और उसका अंतर जगत भी होता है। अतः प्रत्येक रचना में रचनाकार का व्यक्तित्व, अनुभव और जीवन दृष्टि समाहित रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवेश से प्रभावित होकर रचना सृष्टि में प्रवृत्त होता है, क्योंकि परिवेश के दबाव का प्रभाव उसकी चेतना पर निश्चित रूप से पड़ता है और यह प्रभाव जब उसके संवेदनात्मक अंतर जगत का अंग हो जाता है तो यही रचनाकार के अनुभव के रूप में परिणत हो जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसकी कृति में होता है। परिस्थितियाँ और परिवेश सदा परिवर्तित होते रहते हैं। इसी कारण साहित्यिक विधाएं भी चेतना और अभिव्यक्ति के नए नए रूप ग्रहण करती रहती है। उपन्यास के संदर्भ में भी यह बात उतनी ही सच है।
परिस्थितियों के बदलते हुए संदर्भों के कारण सृजन के धरातल पर नए आयाम विकसित होते हैं और रचनाकार जीवन के नए मूल्यांवेषण की ओर प्रवृत्त होता है। परिस्थितियों की पहचान इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति और समाज के विभिन्न पहलुओं, समस्याओं, संबंधों, संघर्षों, संकट के क्षणों, बदलते मूल्य आदि से रचनाकार का परिवेश अविस्तृत रहता है। स्त्री पुरुष का संबंध सनातन एवं प्राकृतिक है। स्त्री पुरुष संबंध के समीकरणों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण बहुत कुछ ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक शक्तियों की परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। स्त्री पुरुष संबंधों के व्याकरण का अध्ययन वास्तव में सभ्यता के व्याकरण का ही अध्ययन है। सृष्टि के रचना के अंतर्गत प्रत्येक देहधारी में स्त्री और पुरुष दो बड़े भेद दिखलाई पड़ते हैं। शरीर रचना के आधार पर स्त्री और पुरुष का विभाजन होता है। पति पत्नी के जीवन से आरंभ होकर फिर माता पिता और अंत में बड़े बूढ़ों के रूप में परिणत होता हुआ उसका जीवन समाप्त होता है। यद्यपि यह कहना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है कि समाज और जीवन में किसका महत्व अधिक है, तथापि यह निर्विवाद सिद्ध है कि जीवन में दोनों की अनिवार्यता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री पुरुष के मिलन से ही विश्व का निरंतर संभव है। शिव और शक्ति या पुरुष और प्रकृति अथवा नर और नारी से ही विश्व का निर्माण होता है। विवाह पुरुष के महत्वपूर्ण अधिकार का प्रवेश द्वार है। स्त्री पुरुष सृष्टि के निर्माता है। स्त्री जहां पर सृष्टि का निर्माण कर उसे सहेजती है तो पुरुष उसकी सुरक्षा करता है। स्त्री पुरुष के नैसर्गिक संबंधों में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण विश्वास का होता है। एक दूसरे पर विश्वास करके ही विकास और समृद्धि के गीत गाए जा सकते हैं। कालियाधि उपन्यास एक असफल दाम्पत्य की करुण दास्तान के साथ साथ देश में व्याप्त राजनीतिक भ्रष्टाचार और छद्म की भी कहानी है। राजनीति की काली आंधी में फंसी मालती किस तरह जीवन से दूर होती चली जाती है, इसका बहुत ही सशक्त वर्णन इस उपन्यास में प्रस्तुत हुआ है। दो स्तरों पर चलने वाली कहानी का पहला आयाम दाम्पत्य जीवन के बीच बढ़ते तनाव का चित्रण है, जिसकी परिणति अलगाव में होती है। कथानक का प्रारंभ भी जग्गी बाबू के परिचय से होता है। जग्गी बाबू मेरे दोस्त हैं, होटल गोल्डन सन के मैनेजर। होटल के मैनेजरों के बारे में तरह तरह की ऊंची नीची बातें रहती हैं, पर जग्गी बाबू इस पेशे में अपने तरह के अकेले आदमी हैं। उपन्यास के नैरेटर गुरुशरण के द्वारा दिया गया जग्गी बाबू का यह परिचय उसकी चारित्रिक विशेषताओं को सांकेतिक रूप में प्रस्तुत करता है। ऐसे कई प्रसंग हैं जहां टूटते दाम्पत्य संबंध ने जग्गी बाबू को उदास और तन्हा और अपने ही हाथों मजबूर बना दिया है। बीते हुए पल को स्मृति में सजोकर जग्गी बाबू बेहद भावुक उठते हैं। तभी तो नैरेटर गुरुशरण जग्गी बाबू के नितांत अंतर्मन में प्रवेश कर मालती के प्रति संवेदना को अभिव्यक्ति देता है। अंडरलाइन। जग्गी बाबू के भीतर एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोता है। सच कहूं तो मालती के लिए रोता है। इस कथन की सापेक्षता में जग्गी बाबू का संपूर्ण क्षेत्र मानवीय संवेदना के धरातल पर दाम्पत्य प्रेम के प्रति एक निष्ठता को व्यंजित करता है। प्रेम जीवन की नितांत आवश्यकता है। प्रेम मानवीय जीवन का सौरभ है। यह एक कोमलतम भाव है। इस भाव के विपरीत जीवन का सारा सुंदर बोध कुम्हला जाता है। प्रेम की अनुपस्थिति ही जीवन को कुरूप बना देती है। जग्गी बाबू के दुख का कारण उनकी गहरी मानवीय भावना है। वे प्यार, अपनेपन, सहानुभूति, समर्पण, उदारता जैसे मानवीय मूल्यों से समृद्ध है। अपनी पत्नी मालती के लिए ये सब भावनाएं उनकी सोच और व्यवहार का एक अनिवार्य अंग है। लेकिन सफलता की अंधी दौर में मालती ने अपने आप को इन उदात्त भावनाओं और पारिवारिक संबंधों के माधुर्य से विलग कर लिया है। अतः संबंध की टूटन की पीड़ा जग्गी बाबू के चित्र में सहजतः उजागर हो जाती है। मानवीय जीवन आशा में जीता है। जग्गी बाबू भी उस दिन की प्रतीक्षा में है जब मालती को अपने असंवेदनशील व्यवहार के प्रति पश्चाताप होगा और वह पुनः दाम्पत्य जीवन के पथ पर गहरी आस्था और विश्वास के साथ लौट आएगी। इस लौट आने के प्रति जग्गी बाबू की व्यवहारिक सक्रियता भले ही ना हो, किंतु वैचारिक पहल किसी भी कोण से दृष्टिगत नहीं होती। संबंधों के ठहराव में किसी तरह के परिवर्तन से विमुख जग्गी बाबू अलगाव और पीड़ा को सहन कर जबरदस्त आत्मसंयम का परिचय देते हैं। जब गुरुशरण वक्त के बदलने की बात कहता है तो जग्गी बाबू का कथन है, बदलने की ताकत सब में नहीं होती, जिनमें होती है वे भी वक्त को बदलते बदलते खुद बदल जाते हैं। वे जिनके पास वह शक्ति है शायद
वक्त को भी बदलना नहीं चाहते, सिर्फ वक्त का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस पूरे प्रसंग में जग्गी बाबू के ठहरी हुई जिंदगी की अनिवार्य पीड़ा व्यंजित होती है। जीवन का स्वाद इतना कसैला हो गया है कि संबंधों के मिठास के प्रति संवेदना रिक्त है। आखिर जीवन में जब नवीनता, उत्साह, उमंग, इच्छा, आकांक्षा, उत्सुकता जैसे सहज मानवीय भाव का निषेध हो तो फिर समय की गति की सार्थकता ही खत्म हो जाती है। वस्तुतः काली नदी उपन्यास का कथा विन्यास कुछ इस तरह बुना गया है कि वह एक असफल दाम्पत्य की करुण कहानी स्वदेश प्रतीत होती है। दाम्पत्य संबंधों की यह परिणति आज के सामाजिक जीवन के उन परिदृश्यों को प्रस्तुत करती है जहां संबंधों का तनाव सामाजिक मूल्यों पर आघात करते हैं। प्रस्तुत उपन्यास में मानवीय संवेदना के धरातल पर अवस्थित संबंधों को कभी मृदुता के साथ, कभी सहजता से, कभी चेतना की तीखी तलखी के साथ, तो कभी अनेक संकेत सूत्रों से चित्रित करना चाहा है। कमलेश्वर के उपन्यासों की कथाभूमि जीवन के यथार्थ को अपने वास्तविक रूप में चित्रित करती है। उनकी यह कथाभूमि स्थितियों और पात्रों के माध्यम से विश्वसनीय लगती है, कहीं भी कृत्रिम या आरोपित प्रतीत नहीं होती। मानवीय पक्ष को इतनी सहजता, कलात्मकता से रूपायित करते हैं कि पात्र जीवंत हो उठता है। अपने पात्रों की मानसिक संरचना पर कमलेश्वर की पकड़ बहुत मजबूत है। उनकी यह मजबूती ही उनके पात्रों को सशक्त बनाकर वास्तविकता के निकट लाकर खड़ा कर देती है। जग्गी बाबू का चित्र किसी भी कोण से स्त्री के विकास और अवसर को नकारता नहीं है, वरन राष्ट्र के निर्माण और प्रगति में स्त्री की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। मालती का राजनीति में प्रवेश निसंदेह जग्गी बाबू के प्रेरणा, उत्साहवर्धन और सहयोग का प्रतिफल है। राजनीतिक संदर्भ में नारी की भूमिका को स्पष्ट करते हुए जग्गी बाबू का कथन है, देश के निर्माण में औरतों को भी आगे आना चाहिए। औरतें यानी हमारी आधी जनसंख्या जब तक इस तामीर में हाथ नहीं बटाएगी तब तक हर काम की स्पीड आधी रहेगी। यह बेहद जरूरी है कि हमारे घरों की औरतें आगे आए और हर काम में मर्दों का हाथ बटाएं। कमलेश्वर ने अप्रत्यक्ष जनतांत्रिक व्यवस्था में नारी की महत्ता और उपयोगिता को स्वीकृति दी है। भारत के मध्यवर्गीय जीवन में दाम्पत्य प्रेम एक आदर्श है। अभी हाल तक पुरुष और स्त्री की दुनियाएं इतनी अलग अलग थीं कि उनके बीच किसी किस्म के सामंजस्य की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। जिस तरह कुछ मामलों में बायां हाथ नहीं जानता कि दायां हाथ क्या कर रहा है, उसी तरह घरेलू जीवन और सार्वजनिक जीवन में गहरा अपरिचय और काफ़ी हद तक अंतर्विरोध ही था। जो लोग बाहर आदर्शवादी बनते थे, वे घर में घुसते ही मनुस्मृति के उपासक बन जाते थे। बाहर स्त्री पुरुष की बात होती थी और घर में ध्यान रखा जाता था कि स्त्री का आंचल हमेशा सही स्थान पर रहता है या नहीं रहता है। इस संदर्भ में जग्गी बाबू के क्षेत्र में प्रगतिशीलता का स्वाभाविक दर्शन होता है। जग्गी बाबू मालती के नितांत निर्झर जीवन के कथानक में मार्मिकता और भावुकता को भी सायास अनायास सृजना करते हैं। इस तरह के कई संदर्भ पूरे उपन्यास में देखने को मिलते हैं। होटल के खाने की प्लेट में रखे नेपकिन के नीचे जब मालती को पीले गुलाब की कली मिलती है तो वह अचानक वर्तमान से कटकर अतीत की स्मृति में खो जाती है। इसी प्रकार जग्गी बाबू द्वारा लहसुन की चटनी देना, उनके लिए ज़मीन पर बिस्तर न बिछाने की सलाह देना और सुराही में पानी रखना आदि बातें भावुकता के वे क्षण हैं जिन्हें जाने अनजाने दोनों पति पत्नी समेटना चाहते हैं। जहां एक और जग्गी बाबू मालती के मनोनुकूल व्यवहार को अंजाम देते हैं तो दूसरी ओर मालती भी जग्गी बाबू को देखकर न तो जर्दे की चुटकी मुंह में डाल पाती और न ही जाम को हाथ लगाती है। इतना ही नहीं, जग्गी बाबू के पास जाने से पहले खुले बाल, माथे पर एक लाल छोटी सी बिंदी लगाकर मानो बीते हुए लम्हों को फिर से लौटा लाने की इच्छा से मालती भर उठती है। महत्वाकांक्षा की शर्त पर मानवीयता के सारे संदर्भ से विमुख मालती अपने पति जग्गी बाबू के प्रति उदासीन हो जाती है। रचनाकार ने मालती के चित्र के माध्यम से यह दिखलाने का सार्थक प्रयास किया है कि सफलता जहां एक और व्यक्ति को ख्याति, सम्मान और समृद्धि देती है, वहीं उसे अत्यधिक निष्ठुर और असंवेदनशील भी बनाती है। अपनों से दूर रहना कितना यातनाप्रद होता है, उस यथार्थ का कटु अनुभव उसे कभी नहीं होता जो सफलता से घिरा रहता है। सफल होने के लिए चारों तरफ कैसे मजमज उठता है और सही लोग कैसे उससे दूर
होते जाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण जो है वह जग्गी बाबू खुद है। टूटते संबंधों की पीड़ा मालती के पक्ष में कितनी है, इसका खुला स्पष्टीकरण कहानी अंत तक नहीं देती, किंतु कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो जग्गी बाबू के साथ मालती के लगाव को महज मधुर संबंध की सीमा से ऊपर उठाकर दाम्पत्य जीवन के स्वाभाविक प्रेम संबंध के रूप में व्याख्यात करने की छूट देते हैं। जैसे, यह तो आप ही जानते हैं कि आपसे अलग होने के बाद मैंने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो आपके लिए अपमान का कारण बनता। मेरी जिंदगी में कोई पुरुष प्रेमी या पति कभी रहा तो वह सिर्फ और सिर्फ आप ही रहे। जग्गी बाबू और मालती के आंतरिक संबंध प्रायः समाप्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी जग्गी बाबू संवेदनशून्य नहीं हुए हैं। संयोगवश मालती उन्हीं के होटल में ठहरती है। इस दौरान वे मालती की पसंद और सुविधा का काफ़ी ख्याल रखते हैं। मालती के पसंद और नापसंद को अभी भी नहीं भुला पाना और खाने में लहसुन की चटनी, गला खराब होने पर गरारे की विनम्र सलाह, पानी के लिए सुराही आदि बातें भावनात्मक रूप से मालती से जुड़े होने का संकेत देता है। चुनाव के समय मालती के सिर पर चोट लगने की घटना को सुनकर जिस मन स्थिति में जग्गी बाबू के व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है, वह जग्गी बाबू के संपूर्ण अंतर्द्वंद को उद्घाटित करता है। ठीक से देखा जाए तो कमलेश्वर ने मालती के चरित्र को एक दुर्लभ तटस्थता के साथ उसके मन पर संक्रमण के कठिन दौर की स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं और उससे उद्भूत बाहरी भीतरी तनावों, संघर्षों की सूक्ष्म, तीक्ष्ण और सौदेश चित्र प्रस्तुत किया है। जग्गी बाबू का चित्र एक सहृदय, संवेदनशील और विवेकवान पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जग्गी बाबू का स्नेहिल हृदय मालती से सारे संबंधों से अलग रहकर भी कभी कभी पिघल उठता है। वह मानवीय कमजोरी भी है और कुछ रूपों में सच्चाई भी कि किसी भी दुर्लभ क्षण या संबंध को सहजता से भुलाया नहीं जा सकता है। सिर्फ भुलाने के लिए भुलाना कभी भी व्यवहारिक नहीं हो सकता है। विस्मृति के रेगिस्तान में जब अपनत्व के बादल घिरने लगते हैं तो स्मृति की वर्षा अपनी स्वाभाविकता के साथ बंजर धरती को भी गीला बनाने में समर्थ होती है। जग्गी बाबू और मालती अब बात नहीं हो सकते। तभी तो लाख नाराजगी और निर्णय के बाद भी जग्गी बाबू स्वीकारते हैं। कभी कभी कुछ पलों के लिए आदमी बनता है और कुछ उसी तरह व्यापने लगता है जैसे एक आम आदमी को व्यापना चाहिए। कुछ देर के लिए सुख दुख, प्यार, ममता सब उमड़ता है, उसके बाद सब समाप्त हो जाता है। जो कुछ इस बीच कभी कभी मेरे मन ने उमड़ कर तुम्हारे लिए कुछ किया या किसी जरिए से कुछ कहने की कोशिश की, पीली गुलाब की कली ने शायद तुमसे कुछ कहा होगा, पर उससे मेरा मकसद यह नहीं था कि तुम लौट आओ या मैं पलट आऊंगा। हमारी तुम्हारी जिंदगी में एक खूबसूरत क्षण कभी आया था, उसे मैंने एक बार और जी लिया, बस। इसके अलावा मेरा कोई और मकसद नहीं था, ना होगा। पति पत्नी का संबंध निपट मानवीय संबंध है। कोई भी स्वस्थ संबंध तभी दीर्घजीवी हो सकता है जब उसमें अहंग का विसर्जन हो। अहंग की उपस्थिति संबंध को दीमक की तरह खा जाती है। मालती का अहंग और महत्वाकांक्षा उसके संबंध को निगल लेता है। संबंध का मूल है संबंध का मूल है जीवन के निर्णायक क्षणों में किसी को शामिल करने की इच्छा। जब इच्छा का रुख ही परिवर्तित हो जाता है तब उसकी पूर्ति सफलता से की जाती है। सफलता का मनोविज्ञान पाने का इतिहास रचता है, वहीं खोने का दर्द भी कराता है। वस्तुतः संघर्ष मालती के चेतन में नहीं, अवचेतन में है। पति से सहयोग और प्रोत्साहन पाकर भी वह आश्वस्त नहीं हो पाती। अवचेतन में बैठा अहंग उसे किसी के भी सम्मुख झुकने नहीं देता और यही व्यवहार वह जग्गी बाबू के साथ भी करती है। पार्टी में एक कार्यकर्ता जग्गी बाबू से अभद्र व्यवहार करता है और उठकर चले जाते हैं, तब मालती उन्हें अपने कमरे में बुलवाती है। उनसे क्षमा याचना या संबंध के फासले को दूर करने के लिए नहीं, वरन इस सच्चाई को अवगत कराने के लिए कि उस होटल में ठहरना उसकी व्यवस्था है और साथ ही यह भी कि मेरा और आपका रिश्ता यहाँ के लोगों को मालूम ना पड़े। भले ही यह कहने में उसे तकलीफ हुई हो और अपने आप से गहरे स्तर पर संघर्ष करना पड़ा हो। बाथरूम में जाकर बहते आंसुओं को मुंह को धोकर छिपाना एक और जहां दरख्ते संबंधों का दर्द उजागर करता है, वहीं उसकी जिद और अहंग उसे अपने चुने हुए रास्ते से अलग नहीं होने देता। मालती के मन में पिता की बातें गहरे बैठ गई थी
कि रिश्ते कामों को आसान करने के लिए होते हैं, बैरियर डालने के लिए नहीं। मालती के इस कथन में उसका अहंग ध्वनित होता है। इस अहंग से जग्गी बाबू पूर्णतः परिचित हैं। तभी तो मालती की मानसिक जटिलता को केंद्रित करते हुए वो कहते हैं, तुमने हमेशा वह सब लिया जो चाहा, जो तुम्हें सीधे सीधे मांगने से नहीं मिला वह तुमने प्यार से हासिल किया, जो प्यार से नहीं मिला वह तुमने जिद से लिया, और जो जिद से नहीं मिला उसे तुमने हक से लेना चाहा, और जहां तुम हक से कुछ हासिल नहीं कर पाई वहां तुमने आंसुओं से सब कुछ पाना चाहा। प्यार, जिद, हक और आंसू, ये सब मिलकर भी जो तुम्हें नहीं दे पाएंगे वो भी मैं तुम्हें दूंगा। इस तथ्य से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि जग्गी बाबू से मालती का प्रेम है, किंतु वह चाहती है कि जग्गी बाबू उसके अनुकूल चले। यहां उसका अहंग और जिद हावी है। जैसा कि वह कहती भी है, क्यों मेरे साथ मेरे काम में हाथ नहीं बटा सकते? इतने गैर लोग साथ रहकर काम करते हैं, कितनी चीजों को संभालना पड़ता है। आप 10 कमेटियों के मेंबर हो सकते हैं, गैर लोग मुझसे फायदा उठा सकते हैं, पर आपके लिए मैं किसी लायक नहीं। जग्गी बाबू अपने संबंध के प्रति आरंभ से ही संवेदनशील और उदार रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में यातनाप्रद पीड़ा से मुठभेड़ करते हुए मालती की जिद और अहंग की संतुष्टि से वे विमुख नहीं होते हैं। यह अपने संबंध के प्रति असीम समर्पण और निष्ठा को ही ज्ञापित करता है। वक्त, जरूरत और जीत, ये सिद्ध सूत्र का प्रयोग जहां मालती अपने फायदे के लिए करती है, वहीं इस बात से अवगत होते हुए भी जग्गी बाबू उसे कभी निराश नहीं करते। इतना भरोसा जरूर दे सकता हूं कि तुम जब भी जो भी मुझसे चाहोगी हमेशा मिलेगा। जो कुछ तुम्हें चाहिए मैं हमेशा दूंगा। निसंदेह जग्गी बाबू के सोच और व्यवहार का मापदंड स्वार्थ नहीं है। गलत चीजों का विरोध करते हुए भी अपने रिश्तों के स्वाभाविक आकर्षण से वे बच नहीं पाते हैं। जीवन में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। हम अपनी प्राथमिकताओं से उन्हें स्वीकारते हैं। प्राथमिकता का चयन नितांत निजी स्तर पर घटित होता है और इस चयन की सार्थकता निरर्थकता के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। मालती के जीवन के लिए न कभी जग्गी बाबू प्राथमिक रहे और न ही लीली। उनकी प्राथमिकताओं में सदैव उसकी महत्वाकांक्षा हावी रही। उसकी सफलता ही उसके लिए सबसे अहम बनी रही। जग्गी बाबू का यह कथन उसी चयन की सार्थकता और निरर्थकता को व्यंजित करता है। देखो मालती, जिंदगी में हर चीज नहीं मिलती। आदमी को चुनाव करना पड़ता है कि उसे क्या चाहिए। इस चुनाव में जो चीजें छूट जाती हैं उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए। तुमने जो ठीक समझा उसे चुन लिया था, मैंने जो ठीक समझा वह चुन लिया था, अब पछताना कैसा। मालती का पश्चाताप भी उस वक्त जरूरत और जीत की बुनियाद पर खड़ा अपने लाभ को संज्ञापित करता है। पश्चाताप भी अपने महत्वाकांक्षा को जीतने का उपक्रम है, एक भावनात्मक अस्त्र है। कथाकार ने मालती के चित्र का बहुत ही संश्लिष्ट और जटिल चित्र खींचा है। नारी के सहज रूप का जो मूल्यांकन है, जो चित्रांकन है, वह निसंदेह काली नदी उपन्यास का एक बड़ा पक्ष है। मालती का जो स्वाभाविक कोमल भावुक हृदय है, वहां हम देखते हैं कि मालती एक चालाक किस्म की उम्मीद हमेशा पालती रहती है। अकेलेपन की यातना से अर्जित अनुभव जग्गी बाबू को मालती और मशीन में कोई फर्क महसूस नहीं देता। तुम्हें अपनी बेरफ्तार दौड़ती जिंदगी में सोचने का वक्त ही कहाँ मिला है। मशीनें नहीं सोचती, मशीनों के लिए आदमी सोचता है। और सफलता सिर्फ एक मशीन है। अब तुम औरत नहीं, एक सफलता बन गई हो। अब तुम भी कुछ नहीं हो, सिर्फ एक सफलता रह गई हो। अब तुम्हारी मुक्ति और ज़्यादा सफल होने में है, और कोई रास्ता नहीं है। यही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। काली नदी उपन्यास में उपन्यासकार ने जिन सार्थक प्रसंगों में वाचक गुरुशरण के द्वारा मालती और जग्गी बाबू के व्यक्तिक संवाद को अभिव्यक्ति दी है, वहाँ एक पुरुषवादी मानसिकता के कारण वह जग्गी बाबू के अवलोकन बिंदु के सन्निकट रहा है। मालती के आंतरिक क्षेत्र की ग्रंथि पूर्णतः खुल नहीं पाती है। उसके अंतर्मन की यथार्थ अभिव्यक्ति सिर्फ उसकी महत्वाकांक्षा या जिद के वक्त ही प्रकट हो पाती है। अन्य निर्णायक क्षण जैसे संबंधों के टूटने की पीड़ा, पति के प्रति वैचारिक दृष्टि, बेटी लिली के प्रति उमड़ता वात्सल्य और प्रेम,
अतीत के साथ भावुक सम्मोहन आदि बातों में उसके नजरिए का पूर्णतः खुलासा न करना किसी सिलवत प्रयास का परिणाम है। मालती के अपने टूटे संबंधों की पीड़ा उसके अंदर कैसी प्रतिक्रियाओं को जन्म देती है और जग्गी बाबू तथा अपने बीच के संबंध के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, इसके भी स्पष्ट अभिव्यक्ति का अभाव है। अपनी संपूर्णता में काली आंधी दो आयामों में विभक्त होते हुए एक दूसरे से अभिन्न है। दाम्पत्य संबंध और राजनीतिक परिदृश्य दोनों का संयोजन बड़े ही जीवंत और यथार्थपरक ढंग से हुआ है। एक ही उपन्यास के दो बीज एक दूसरे से आबद्ध हैं। एक का कारण या प्रश्न दूसरे के परिणाम या उत्तर में समाहित है। परिवेशगत सच्चाई को कथाकार ने बहुत तरजीह न देते हुए भी वास्तविकता से जुड़ने का सम्मोहन सुरक्षित रखा है। पात्रों की संरचना आम जीवन का एक अप्रतिम उदाहरण है। सहज सुलभ मानवीय गुणों से समृद्ध, चित्र कल्पना से ज्यादा यथार्थ की धरती से जुड़ा दिखता है। जग्गी बाबू का दुख भी समांतर ढूंढा जा सकता है और मालती की महत्वाकांक्षा को भी हमारे सामने की जिंदगी में देखा जा सकता है। मालती का चित्र नारी के स्वाभाविक क्षेत्र के विपर्य को परिभाषित करता है। मालती के क्षेत्र में पति के सुख की चाहत है और न ही अपनी बेटी लिली के लगाव का आकर्षण। वह नितांत महत्वाकांक्षा को समर्पित स्त्री रूप को साकार करती है। एक माँ होते हुए भी जब अपनी बेटी को वो ऑटोग्राफ देती है, भले ही वह उसे पहचान नहीं पाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य एक स्त्री के लिए क्या हो सकता है। मातृत्व पद जहाँ स्त्री का गौरव है, वहीं उस गौरव से युक्त होते हुए भी मालती उस पद की मर्यादा से बेखबर है। पति की सहजता और स्नेहिल सहयोग के बावजूद उसे वो हमेशा अपने महत्वाकांक्षा और जिद की वरीयता के बाद स्वीकारती है, जो नारी के स्वाभाविक गुण के विरोध में जाता है। धन्यवाद।